on the occasion of this important session by Mr. Rahul Taneja. And it's a proud moment for me in addressing such a young talent who was my student at Khalsa College, Yamuna, and now he has achieved so many milestones in short span of his tenure at Science and Technology. I think the entire country has witnessed that amount of lectures, the information, knowledge spread by Mr. Rahul Taneja across India, pan India. I think it's commendable. There, I haven't seen a single institution, leading institution, who is not aware about the talent of Mr. Rahul Taneja. He has disseminated information regarding patent, workshop, trademark, copyrights, everything about IPR to each and every institution. I think Department of Science and Technology will feel proud for having him as a resource person in the capacity of patent information officer. And beside all odds, he has maintained a clear knowledge of IPRs, not only in Indian practices as well as in other countries. So, due to my personal request, since we are lacking the patent and IPR credentials for NIF and NAC, so I have requested him basically to motivate our teaching faculty so that we can further motivate our students or research scholars to come out with the patents. So whatever questions are there in your mind, feel free to ask Mr. Rahul Taneja during or after the session, and I think you will get the appropriate answer of your queries. With these words, I thank Mr. Rahul Taneja for sparing his valuable time. Although the gathering is few, but I think if you can unite this gathering, we will convert it to a number. Thank you. प्रोडक्ट यूज कर लिए इसलिए उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। यस, ऐसा क्या हो गया कि 70,000 का फोन का रेट कम हो गया? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि जब आईफोन 15 आया है तो सारी सीरीज एक साथ ले लॉन्च करते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, जिसकी जो कीमत होगी वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। क्यों नहीं यूज करते? प्रॉफिट गेन करने के लिए कंपनी। यस, प्रॉफिट गेन करने के लिए। आपको पता है कि जो फोन आपको दे रहे हैं उन्होंने उससे कई अधिक टेक्नोलॉजी का फोन यूज किया, ज्यादा टेक्नोलॉजी का वर्जन अपग्रेड कर रखा है, लेकिन वो आपको तब देंगे जब पहले वो उससे पैसा कमा लेंगे। मैंने एक सर्वे पढ़ा था, इंडिया में 80% लोगों को तो आईफोन चलाना ही नहीं आता, लेकिन स्टिल पीपल आर स्पेंडिंग इन मनी ऑन इट। अब एक साल जो 70,000 पे आपने पे किए, इमेजिन करो इंडिया में कितने फोन बिकते हैं। वो सब पैसे टेक्नोलॉजी के थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थे, वो आईफोन की ब्रांडिंग के थे जिसको आपने पे किए, उनकी टेक्नोलॉजी के थे, उनके पेटेंट थे, उनकी कॉपीराइट थे। तो अगर एप्पल आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है, कभी आपने देखा कोई दूसरी कंपनी उसको क्यों नहीं लॉन्च करती? उसके पास उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, लेकिन एंड्रॉइड के पास उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस नहीं होता। वो कहते हैं कि जितने बंदे इसको बनाना चाहते हैं फोन के ऐप को यूज कर लें, बट हमें पैसे देने पड़ेंगे। गूगल को पैसे देते हैं, गूगल उसका ऑथराइज्ड वेंडर है जो उसको यूज करता है। और सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन में तो ऐसा होता है कि इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है एसेंशियल सॉफ्टवेयर की कि वो हर एक कंपनी को उतने पैसे पे लाइसेंस देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई टेक्नोलॉजी रन ही नहीं कर पाएगी। ये सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर की फैकल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आने वाले टाइम में आपको मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी कोर्स बनेंगी, क्योंकि जब इसके मुद्दे बहुत ज्यादा स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, next. Patent is an exclusive granted for invention. It may be a product, it may be a process. वो प्रोडक्ट भी हो सकता है और प्रोसेस भी हो सकता है। पहले क्या था कि हमारी कंट्री में सिर्फ प्रोडक्ट पेटेंट होता था, लेकिन अब प्रोसेस को भी ग्रांट दे सकते हैं। मान लीजिए आपने एक मेडिसिन बना रखी है, एक मॉलिक्यूल बना रखा है, उस मॉलिक्यूल का पेटेंट नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल आपके पास, लेकिन आपने पैरासिटामोल को आज भी नए तरीके से मैन्युफैक्चर किया प्रोसेस को कि ये इजीली बन जाती है इस तरीके से, तो उस प्रोसेस को भी आप पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। बेशक आपका आउटर प्रोडक्ट पेटेंटेड नहीं है, लेकिन उस तरीके को बनाने के तरीके को भी आप पेटेंट के राइट्स ले सकते हैं। ये एक तरह का, जैसे क्या होता था, आपने देखा है रामायण में एक व्यक्ति था जिसका वाहन उड़ता था। किसका उड़ता था? रावण का उड़ता था ना। कभी आपने सोचा कि राम के पास वाहन क्यों नहीं था?
भगवान तो राम थे, लेकिन वहां रामा के पास थिंक अबाउट दैट। शायद उनको वो जो नदी क्रॉस करने में इजी होता है वाहन होता है, उनको पुल बनाना पड़ा इस चक्कर में। उन्होंने उन्होंने क्या किया था, नॉलेज गेन की थी, जिसे हम वरदान कहते हैं। उनको वरदान लगा, उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। फिर उसके बाद महाभारत में एक व्यक्ति था जो बैठे बैठे देख रहा था युद्ध हो रहा था, जिसका बहुत कम चर्चा होती थी। कौन था वो? संजय। तो वो टाइम ऑफ सीसीटीवी कैमरा, तो उस टाइम किसी ने क्यों नहीं सोचा, मेरा पर्सनली बिलीव ये देखा है कि भगवान नहीं थे, उनके पास रिसर्च थी, लैस होती थी तब भी, लेकिन पूरा डाटा बनाने के हम उसके कहते हैं वरदान कहते हैं, उसे वरदान कहते हैं, क्योंकि वरदान का शक्ति आती तो भाई उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज के टाइम में आपको वरदान चाहिए कि आपके अलावा कोई ना करे, तो आपको पेटेंट फाइल करना है। यू विल गेट ए मोनोपोली राइट्स फॉर 20 साल। मेरा मतलब मेरा आईफोन कहता है कि हमारा जो रहता है मतलब हमारी, हम नहीं करेंगे किसी से शेयर, कोई करेगा तो हम एक्शन लेगा। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एप्पल वालों को, सैमसंग को इतने बिलियन डॉलर्स पे किए। कभी आपने सोचा कि एप्पल वाले की टेक्नोलॉजी यूज कर ली, एप्पल के बंदे जेल जाए? कभी आपने सुना? नो। एप्पल के केस में कभी भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, सिविल ऑफेंस होता है। आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं कि आपने उसकी जितनी टेक्नोलॉजी को यूज किया, जितना उसने बन। अमेरिका में आप मानोगे, अमेरिका में क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, दे पीपल आर वेरी क्लेवर, वो पेटेंट फाइल करते हैं, उसके बाद वो चोरी करने के लिए छोड़ देते हैं कि हमारी कोई टेक्नोलॉजी चोरी कर ले, उससे पैसा कमा ले, बाकी हम कोर्ट में जाके ले लेंगे। हमारे यहाँ तो क्या है कि कोई रिसर्चर अपनी बात ही बताता, वो कहता है जी ले लो चलना है, ये मेरा पेटेंट पब्लिश कर देते हैं अपनी साइट बना के, लो ये मेरी टेक्नोलॉजी, मेरे पेटेंटेड है। उसे कहते हैं पेटेंट ट्रोल। इट्स ए फुल फ्लैश बिजनेस ऑफ यूएसए। अमेरिका का ये पूरा फुल फ्लैश बिजनेस है अमेरिका में कि आप हमारे आविष्कार को उठा लो, कैसे भी करके उठा लो, इससे पैसे कमा लो, बाकी हम अपने आप ले लेंगे। क्योंकि वहां पर जो आईपीआर के रिजीम्स है वो स्ट्रेंथन है, लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को नॉलेज है। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आईपीआर की इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एनहांस कर रही है, बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे को लगता नहीं कोई कॉलेज छोड़ा हुआ जहां पर नीपा के द्वारा अवेयरनेस ना की। स्टिल लोग जान रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टिल लैकिंग। आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च बहुत कम है। अंबाला में मैंने सीमा के साथ कितने भाषण दिए मैंने आईपीआर में, मेरे को लगता है मैंने जितने कॉलेजों से कम ज्यादा सीमा वालों को दिए होंगे, लेकिन स्टिल दे पीपल आज मुझे आगे कहते हैं कि मेरे नाम का पेटेंट करा दो, जबकि नाम का ट्रेडमार्क होता है। करोड़ रुपए कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, स्टिल द लैकिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जीरो। मैं यमुनानगर में इंडस्ट्रीज के पास गया, मैं कह दिया हम ऐसे आईपीआर करते हैं, कहते वो देखो मेरे पिताजी के साथ फोटो लगी है ट्रेडमार्क की, हमने पाकिस्तान से रजिस्टर करवा रखा है। तब ब्रांड नेम का नाम है दो कैंची। दो कैंची खाली से वेरी पॉपुलर एनिमल फीड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। तो मैंने उनसे पूछा, द पर्सन इज नो मोर नाउ, मैंने कहा सर आपने इसका नाम दो कैंची क्यों रखा? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। कहते हैं हम पाकिस्तान में थे, वहां कैंची नाम था, आजाद हो गया तो रख दिया, ताकि यहाँ पर आकर हमारा डिस्टिंग्विश नाम है। मुझे इतनी अच्छी बात लगी, उन्होंने अपने डिस्टिंग्विश बनाने के लिए कि कल को कैंची वहां रह गया, यहाँ दो आकर उन्होंने नया बनाया। तो मैंने कहा कि इसकी तो वैलिडिटी होती है 10 साल के बाद। कहता ये हमें किसी ने बताया। तो फोटो के साथ वो सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गया था, मतलब उनके पिताजी के साथ वो सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। पेटेंट की नॉलेज के साथ साथ हमें उसको कब रिन्यू करवाना है, उसके ऊपर एनफोर्समेंट कैसे करनी है कि हमारा ब्रांड नेम कोई कॉपी ना करे, ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। अंबाला के लोग तो वैसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पर तो इंडिया की मुझे लगता है काफी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, ब्रांड नेम ट्रांसफर हुआ है। कौन सा हुआ मुझे आप बता सकते हैं? कॉमर्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स की फैकल्टीज को पता होगा कि यहाँ से बहुत बड़ा ब्रांड ट्रांसफर हुआ है, जिसके हजारों करोड़ रुपए दिए गए। यस नो, BMW मर गया, मुझे नहीं पता था। और सोचो आप, नो, केश किंग ऑयल, डॉक्टर संजीव जुनेजा जी का, उसने अपना ब्रांड नेम सेल आउट किया, कंपनी को अपनी नो हाउ सेल आउट की और उन्होंने उससे पैसे कमाए। अब इतने पैसे आ रहे, उसके बाद उन्होंने अपने नए ब्रांड नेम लॉन्च किए, रूप मंत्रा, पेट सफा, दिस ऑल आर द ट्रेडमार्क्स। अब मैंने उनकी पूरी बड़ी बिब्लियोग्राफी, वो एक केमिस्ट होते थे किसी टाइम में, सिर्फ जस्ट ए केमिस्ट। तो आप देखो कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक रिसर्चर बनने के लिए आपका ब्रांडिंग कितना हो। आदमी पैसे से कभी अमीर नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि पैसे तो मिल ही जा रहे हो। उसके बाद उन्होंने अपने और ब्रांड नेम को डेवलप किया, रूप मंत्रा टीवी पे आ जाती है, पेट सफा देखा आप लोगों ने, ब्रांड नेम सुना? अब पेट सफा इज ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इसलिए मिलता है साइन वर्ड्स, आप इसको बंदी कर दो
क्योंकि मैं चला नहीं पा रहा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा प्रेजेंटेशन में। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मिलता है साइन, वर्ड्स, लेटर, कलर और कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यापार चिन्ह। ऐसा चीज, ऐसा मार्क जिसकी वजह से लोग आपको पहचान सके, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में सिर्फ हम ब्रांडिंग चेक करते हैं, ट्रेडमार्क कभी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब पेट सफा जो ट्रेडमार्क है वो फाइल किया गया, लेकिन आपका ब्रांड नेम डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए और डिस्टिंग्विश होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्या है? मान लीजिए आपने शुगर बेचने की दवाई लॉन्च कर दी और आपने नाम रख दिया शुगर रक्षक, तो ये ब्रांड नेम नहीं मिलेगा। आपने दर्द ठीक करने की दवाई बनाई, आपने ब्रांड नेम रखा दर्द रक्षक, ये ब्रांड नेम आपको नहीं मिलेगा। आपने पेट साफ करने की दवाई बनाई, आपने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? पेट सफा, इस तरीके के ब्रांड नेम को भी अप्रूवल नहीं मिलती, उनका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 9, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो मींस आपका ब्रांड नेम आपकी एडवर्टाइजमेंट भ्रमित नहीं करनी चाहिए पब्लिक को लार्ज में। अगर आपका ब्रांड नेम जर्नल को, आपने देखा होगा पीछे बहुत ही रिनाउंड आदमी ने कोविड टाइम में कुछ भ्रमित करने वाली एडवर्टाइजमेंट दी थी, बाद में नाम नहीं ले सकता हूं, लाइव चैनल पे है, YouTube पे बंद हो जाएगा हमारा लेक्चर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में सॉरी बोलनी पड़ी, फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट। मींस आप ये सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको लिखा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, फिर भी बाद में जाके मैं कह रहा हूँ सस्ते में टल गए। अगर वो यूएस से अमेरिका होता तो पेनल्टी पे करनी पड़ती कई हजारों करोड़ की, क्योंकि आपने एक लार्ज पब्लिक को मिसगाइड किया। तो आपका ब्रांड नेम, आपकी आइडेंटिटी, इस आप मानेंगे नहीं, उन्होंने जो ट्रेडमार्क भी अप्लाई किया था वो किसी कंपनी का ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, लेकिन चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके उस ब्रांड नेम के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम कि आप बेच नहीं सकते। तो वो जो उनके प्रोडक्ट थे कोविड में चेन्नई के एरिया में फिर भी नहीं बिके थे, लेकिन स्टिल रेस्ट ऑफ कंट्री में उन्होंने मिसलीडिंग किया। ऐसे ही कई ब्रांड नेम मार्केट में बंद हो जाते हैं जो मिसलीडिंग होते हैं, लाइक फेयर एंड लवली। अब उसको भी बंद कर दिया, उसकी जगह उन्होंने क्या लगाया? ग्लो। फिर आगे शायद वो ग्लो के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब ग्लो के बाद देखते हैं क्या ट्राई करते हैं। उसके बाद अब एक मैंने देखा पीछे हफ्ता ही हुआ है, 10 दिन पहले जेंट्स की भी एक क्रीम बंद हुई है, फेयर एंड हैंडसम, उसके ऊपर भी कोर्ट ने स्टे लगा दी बिकॉज़ इट इज आल्सो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। जो ब्रांड नेम आपको डिस्क्राइब करेंगे क्वालिटी, मान लीजिए आपने मिल्क का प्लांट लगाया और आपने ब्रांड नेम रख लिया प्योर मिल्क, क्या आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा? व्हाई? क्योंकि मिल्क प्योर होता है, अंडरस्टैंड? ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट, परफेक्ट, सुपर, सुप्रीम, प्रीमियम। इस तरीके के ब्रांड नेम कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होते जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। अभी मेरे से किसी ने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है नंबर 1 प्लाईवुड, वो भी ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं होते। कपड़े धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट। यस, मुझे किसी ने बोला हम तो सर्फ यूज करते हैं, मैंने ऐसा सुना हम टाइगर वाला सर्फ लेके आए हैं, हम पेप्सोडेंट वाली कोलगेट लेके आए हैं। तो दिस इज द ब्रांडिंग। सबसे पहले जो चीज पॉपुलर होती है, कौन सी कंपनी की बिस्लेरी लेके आऊं ये बता दो, किनले की लेके आऊं कि किंगफिशर की लेके आऊं? तो ब्रांड नेम बिस्लेरी इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने वाटर को यूज किया। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए आपने एक आविष्कार करके रोबोट बना दिया, ओके, आपको रोबोट के लिए पेटेंट राइट्स मिल गए, आपने कोई रोबोट बनाया, उस रोबोट ने आगे कोई आविष्कार किया, उसके अधिकार किसको मिलेंगे? नाउ इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसे आने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई पेंटिंग नहीं, लोग कॉपीराइट कराएंगे। कोई मैंने देखा है जीपैड के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्पेशली एडवाइजरी जारी की है कि जीपैड से बनाए गए पेटेंट को हम ग्रांट नहीं करेंगे। आप उससे बात बोलते हैं नया आविष्कार चाहिए, वो पेटेंट ग्रांट करके दे देता है। और तो छोड़ो, बताओ कि हम इस तरीके के पेटेंट, तो इसके राइट्स किसको मिलेंगे? आपने एक रोबोट बनाया, रोबोट के राइट्स आपको मिल गए, रोबोट ने आगे कोई आविष्कार किया, उसके अधिकार किसको मिलने चाहिए? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। यस, किसको मिलेंगे? यस यस मैम, किसको मिलेंगे राइट्स? रोबोट को मिलने चाहिए कि उस बंदे को मिलने चाहिए? उस पर्सन को, जिस पर्सन ने उसको बनाया उसको मिलना चाहिए। पर पेटेंट एक्ट क्या कहता है कि जो ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर है अधिकार उसको मिलेंगे, जिसने एक्चुअल में उसको इन्वेंट किया। देन इन दैट केस मैं आपको इसको इस एक फिल्म से कोरिलेट कर देता हूँ, उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी। रजनीकांत ने रोबोट बनाया, जब तक ऐश्वर्या राय के साथ कंफर्टेबल थी ठीक था, जब वो रोबोट बिगड़ गया तो वो हो गया वायलेंस।
अगर मान लो उसी रोबोट ने मर्डर कर दिया, फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इन्वेंटर के ऊपर आना चाहिए। क्या लगा आपको? So this is very important parameter। इसका जवाब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो मेरे को याद है 15-20 साल पहले जब लैंडलाइन फोन होते थे, लोगों को मजाक लगता था मोबाइल फोन। अब आर्टिफिशियल आज भी लोगों को मजाक लगता है, बट ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। गूगल कंपनी को खुद को डर था कि हमारे पे लोग सर्च इंजन बंद ही ना हो जाए। उन्होंने कुछ कोशिश की है एआई की तरह इंटीग्रेट करने की, लेकिन स्टिल वो सोचते हैं कि हम इतने सालों से नौकरी बना के बैठे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है नाउअडेज। अगर आपने इसी तरीके से, मैं चाहता हूँ कि इंसान को भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए और अपने आप को इस तरीके से अपनी फाइलिंग करनी चाहिए कि हमारी इन्वेंशन किसी भी क्लोज के अंदर फुलफिल ना करे। अब पेटेंट के लिए 3 चीजें चाहिए: नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। नोवेल्टी मींस वो चीज कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए। आपके पास कोई पेटेंट है तो वो नोवेल होना चाहिए। मान लीजिए आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया, तो उसके बाद आप पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। अभी गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिया 1 अप्रैल के बाद कि 12 महीने का समय दे देंगे, चलो किसी का पेपर पब्लिश हो भी गया गलती से तो अलाउड कर दिया, लेकिन स्टिल बेटर ये रहता है कि आप पहले अपना पेटेंट फाइल करें। सेकंड इज द इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? इसको मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? आर यू श्योर? गिर के देख लूं मैं? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी से अब इस तरीके के फिनोमेना जो नेचुरल फिनोमेना हो गए, लाइक अच्छा इस तरीके के नेचुरल फिनोमेना को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। पेनिसिलिन किसने इन्वेंट की? पेनिसिलिन किसने? फ्लेमिंग ने। ये इन्वेंट की थी कि डिस्कवरी थी? इन्वेंशन थी कि डिस्कवरी थी? इसको इन्वेंशन क्यों नहीं कहते? एग्जिस्टिंग थी, तो जो चीज पहले से एग्जिस्ट होगी उसके पेटेंट राइट्स नहीं मिलेंगे। इन्वेंशन के मिलते हैं, डिस्कवरी के नहीं मिलते। मोरओवर दैट इज ए नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म, और नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए वैसे भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। अगर आपने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया देन यू विल गेट ए पेटेंट राइट्स। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था और गिर गया, क्या गिर गया? सेब गिर गया। क्या गिर गया? सेब गिर गया। तो मैंने तो आपसे कहा नहीं कि व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो आपने सेब ही क्यों बोला? मैंने तो आपसे ये पूछा कि व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, पर आपने सेब बोला। तो क्या व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे बैठेगा तो आम नहीं गिरेगा? वो भी गिरेगा। मींस जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका स्कोप ऑफ इन्वेंशन वाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सेब पे लगे हुए हैं, आपको कहना चाहिए कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स मैनी थिंग्स कैन बी हैपन। अंडरस्टैंड? तो ये सब बेसिक चीजें हैं जब आप पेटेंट ड्राफ्टिंग करते हैं। पेटेंट ड्राफ्टिंग इट इज एन आर्ट कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि पेटेंट एग्जामिनर इसको रिफ्यूज कर देगा। मेरा ये मानना है कि अगर पेटेंट इन्वेंटर अपनी रिसर्च को अच्छे से ड्राफ्ट करता है तो कोई भी पेटेंट एग्जामिनर उसको कैंसिल नहीं कर सकता। कहना तो चाहिए, मैं पेटेंट एग्जामिनर को उतना इंटेलिजेंट नहीं मानता जितना मैं इन्वेंटर को मानता हूं, क्योंकि उसको पता होता है, उसने लिटरेचर सर्वे किया होता है, सारी स्टडी करने के बाद ही एक्चुअल पेटेंट फाइल किया होता है। अगर वो स्टैंड रहे कि मेरी चीज नोवेल है तो उसका पेटेंट 100% ग्रांट हो जाता है। अब जैसे आप रैंकिंग के लिए फाइल करते हैं तो उसमें 2 कॉलम आते हैं, पब्लिश्ड और ग्रांट। पब्लिश के अलग नंबर है, ग्रांट के अलग नंबर है। पब्लिश जैसे आप फाइल करते हैं तो अर्ली पब्लिकेशन हटा दें ताकि आपका पेटेंट फास्ट ट्रैक से कंसीडर किया जाए। और एक मोर इंपोर्टेंट बात, अगर पेटेंट एप्लीकेशन में वैसे तो आप जीएमए कॉलेज जा देते हैं, आप गवर्नमेंट डेटेड दिखा सकते हैं तो आपका पेटेंट फास्ट ट्रैक पे कंसीडर होगा चेक करने के लिए। लेकिन उसके साथ अगर कोई फीमेल एप्लीकेंट है तब भी आपका पेटेंट एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक पे कंसीडर होगा, इसको इमीडिएटली कंसीडर किया जाए। थर्ड, अगर आपकी साथ कोई एप्लीकेंट स्टार्टअप है या कोई एमएसएमई है तब भी उसको फास्ट ट्रैक पे कंसीडर किया जाएगा। ये कुछ प्रोविजन है जिसके द्वारा किया जाता है। लास्ट क्राइटेरिया होता है पेटेंटेबिलिटी का, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। वो किसी न किसी अच्छे पर्पस के लिए और ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई आविष्कार होता है जो ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल ना होता, जो जनरल पब्लिक की बेनिफिट के लिए ना हो? अभी बोला किसी ने? बम को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी एक्ट को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। गैम्बलिंग मशीन को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। इसको मैं फिर कोरिलेट करता हूं मूवी के साथ। आपने मिस्टर इंडिया देखी है? उसमें बुगैम्बो खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसको मिल जाती है वॉच। क्या इस तरीके की वॉच को पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं? नो। व्हाई? अगर मान लो आप ऐसी कोई वॉच ना देते हैं, क्यों नहीं मिल सकता? Because it can be misused.
तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं बैठेगा, नोवेल्टी का, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का कि इन्वेंटिव स्टेप का? इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं है उसकी, नोवेल्टी है, ठीक है, आप सबसे पहली बार वो इन्वेंटिव स्टेप भी है उसके अंदर, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बेनिफिट नहीं है। मान लीजिए आप कहते हो कि हमने एक ऐसा वायरस बनाया जिससे 50% पॉपुलेशन किसी भी कंट्री खत्म कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन रिड्यूस करने का मेथड है। मैंने देखा है जो नेगेटिव इन्वेंशन होती है उसके ऐसे प्लस पॉइंट रहेंगे कि पॉपुलेशन रिड्यूस करने का मेथड है, लेकिन इस तरीके के आविष्कार को भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन कि जीन क्लोनिंग के ऊपर भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लास्ट में आता है हमारा थर्ड आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन किस लिए होता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन आर ग्रांटेड ओनली थ्री थिंग्स, शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर अपीयरेंस। कोई चीज बाहर से कैसे दिखाई दे रही है उसके आउटर अपीयरेंस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन में कभी भी टेक्निकल फीचर प्रोटेक्ट नहीं होता। अब टेक्निकल फीचर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये पेन की शेप है, अब इसमें टेक्निकल फीचर कौन कौन से हैं पेन के अंदर? दिस इज ए टेक्निकल फीचर, ये होल्ड करता है ग्रिप को, इसलिए इसको इतना टाइट रखा गया है कि ये होल्ड कर सके। सेकंड टेक्निकल फीचर क्या है कि जब आप इसे राइट करते हो तो इसमें से इंक कैसे फ्लो करती है, दिस इज ए टेक्निकल फीचर। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आउटर अपीयरेंस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का पेन कोई और ना बना सके शेप का, तो आपको इसको इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा लग्जर का पेन आता है या रेरोल्ड का ट्राइमैक्स आता है, वो इनके इंडस्ट्रियल डिजाइंस हैं, इसीलिए उसकी, क्योंकि उसकी तो टेक्नोलॉजी तो है नहीं, लेकिन उसकी शेप की वजह से लोग उसको पहचान जाते हैं। आप ऐसे कुकर में खाना बनाते हैं होटल्स के अंदर, आपने आज जाके उसको उल्टा करना है खाली को, ठीक है, खाली को, उसके पीछे लिखा होगा पेटेंट नंबर एंड डिजाइन नंबर। पेटेंट नंबर बस किस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया, दैट इज द पेटेंटेड, और डिजाइन इज आउटर शेप, उसकी शेप। इंडस्ट्रियल डिजाइन लेना हमारे कंट्री में बहुत आसान है, 2 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आ जाता है। आपको सिर्फ फोटोग्राफ सबमिट करनी है उसकी फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एंगल, वो भी आप किसी सॉफ्टवेयर में आप फोटोग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये पेन है, पेन की फोटोग्राफ कौन सी देनी है आपने? 6 टॉप से बॉटम से, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, 6 पोर्शन हो गए। 7 इज द पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू लेना है, 7 इमेजेस चाहिए और आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन ग्राफ। लेकिन आपका जो डिजाइन है वो पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नोवेल होना चाहिए, तभी आपका डिजाइन ग्रांट होगा। इसकी ड्यूरेशन 15 साल के लिए होती है, पहले आपको 10 साल के लिए मिलता है, नेक्स्ट ईयर 5 ईयर के लिए आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। 15 साल के बाद आप इसको रिन्यू नहीं करवा सकते, इसकी वैलिडिटी होती है। पेटेंट को भी आप 20 साल के लिए करा सकते हो, 20 साल के बाद आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते। लेकिन ट्रेडमार्क के केसेस में आपको लाइफ टाइम मिलेगा, आपको जनरेशन टू जनरेशन यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द कॉपीराइट। कॉपीराइट आर ग्रांटेड फॉर म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क। कॉपीराइट के केस में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि जैसे आपके पास कोई रिसर्च है तो आपको पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क में भी आपको फाइल करना पड़ेगा, डिजाइन में भी आपको फाइल करना है। लेकिन कॉपीराइट एक ऐसा राइट है जो सेल्फ प्रोटेक्टेड है। इसको जैसे लिखा होता है कॉपीराइट वाली जो लाइन लिखी होती है, इसको लिखने के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इट इज अ सेल्फ प्रोटेक्टेड। द मोमेंट यू हैव क्रिएटेड योर वर्क यू कैन मेंशन दिस कॉपीराइट ओनर डिजर्व्स, अपना नाम और ईयर। कोई आपने म्यूजिक लिखी, आपने कोई कंपनी लिखी, आपने कोई गाना गाया, इसके लिए आपको कॉपीराइट लिखता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे आप एक बुक लिखते हैं बुक, तो उसकी रॉयल्टी आपको किस बेसिस पे मिलती है और आपके क्या क्या राइट्स है एज एन ऑथर? एज एन ऑथर आपके क्या क्या राइट्स होते हैं? क्या आप उस बुक को रीपब्लिश करवा सकते हैं? यस और नो? करवा सकते हैं? नो। राइट ऑफ रिप्रोडक्शन कभी भी ऑथर के पास नहीं होता और इट्स डिपेंड ऑन योर एग्रीमेंट। जैसे सॉन्ग रिलीज होता है, सॉन्ग रिलीज होने के लिए गाना के अधिकार किसके पास होते हैं? गाना लिखने वाले के पास, गाना गाने वाले के पास, गाना बोलने वाले के पास, कि जो गाने पे डांस करता है उसके पास। गाना गाने वाले के पास, यस, किसके पास होते हैं? गाना गाने वाले गाने वाले के पास, लिखने वाले के पास, लिखने वाले के पास, लिखने वाले को कितने लोग जानते हैं? उनका डांस करके पॉपुलर तो मैंने किया। अलग-अलग राइट्स है सबके, क्या क्या राइट्स है सबके? अलग-अलग। हाउ यू कैन डिफाइन द अलग-अलग राइट्स? आपके डिफरेंट राइट्स कैसे कैटेगरी लिखी है? लिखने वाले के पास वो कॉपीराइट है, उसको कॉपी नहीं कर सकता दूसरा कॉपी। अगर गाया है वो उसे म्यूजिक अपना कॉपीराइट, मतलब आईपीआर उसके लिए लिया है। कहां लिया? अभी तो मैं जान रहा हूं। लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? इसे कहते हैं राइट्स ऑफ ऑथर रिप्रोडक्शन। ये अभी डिसाइड हो रहा है इंडिया में, अभी ये राइट्स आए नहीं है, पार्लियामेंट में केस पेंडिंग है, लेकिन ये सब चीजें अभी होंगी। लेकिन एक बेसिक राइट्स होता है म्यूजिक कंपनी के पास। इसमें 2 तरीके के राइट्स होते हैं, मोरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। नैतिक अधिकार और फाइनेंशियल बेनिफिट। नैतिक अधिकार क्या होता है? मान लीजिए आपने गाना, आप इसमें रेडियो बोलते हैं,
रेडियो पे जब गाना बजता है कि ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है, और कई लोग कहते हैं जिसने मर्जी गाया गाना बजाओ, लेकिन उनकी बताने की मजबूरी है, बिकॉज ऑफ दी मोर राइट्स, नैतिक अधिकार के तहत उनको बताना जरूरी है। आपने देखा है फिल्म खत्म होती है लास्ट में नंबरिंग आती है, वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ दी मोर राइट्स, नैतिक अधिकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज कि हमें अपने नैतिक अधिकार पता होने चाहिए। अभी मैंने देखा था कि टी सीरीज वालों ने देखा होगा पुराने गाने बनाकर दोबारा रिमिक्स कर देते हैं, तो ऐसे ही नया गाना उन्होंने अरिजीत सिंह से गवा लिया और सोनू निगम को अपने ट्विटर पर लिखता है कम से कम उससे एक बार पूछ तो लेते। तो क्या वो पूछ सकते थे टी सीरीज वाले? नहीं, क्योंकि राइट्स बिलोंग्स टू दैट कंपनी। आपने गाना गाया आपको पैसे मिलेंगे, आपने गाना लिखा आपको पैसे मिलेंगे। नैतिक अधिकार के द्वारा जब भी गाना बजेगा लिखेगा तो आपको ये वो दे दिया जाएगा, आपको ऐसे क्रेडिट दे दिया जाएगा कि गाना आपने गाया। आपने देखा फिल्म आई है चमकीला, उसमें कॉपीराइट का क्या केस? मेरे को लगा कि इंटरेस्टिंग चीज थी। उस कंपनी का जो म्यूजिक है वो उसी कंपनी ने लॉन्च किया जो बहुत साल पहले, मतलब मुझे लगता है बंद सी ही थी, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइव कर दिया उस फिल्म ने, क्योंकि चमकीला ने जो गाने गाए थे वो उस कंपनी के लिए ही गाता था। गवर्नमेंट कि इतने साल पहले भी जिस बंदे ने फिल्म की गाना गाया दोबारा से उस कंपनी को रिवाइव करने का मौका मिल गया। वो मैं देखा था कि इतने ज्यादा उसके पॉपुलर हो गए गाने की टीसीज वालों के पीछे रह गए, क्योंकि राइट्स किसके पास थे? उस कंपनी के पास थे। और ये राइट्स कितने साल के लिए होते हैं? आपने एक पेंटिंग बनाई, सिंपल सी बात पूछता हूँ, बहुत चलो वो पूछता हूँ, जो अभी आजकल डिज्नी का वो जो है ना लोगो देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर पे पढ़ा है, वो जो क्या आता है उसका, डिज्नी का आता है जो लोगो, डिज्नी का, डिज्नी वालों का क्या कहते हैं उसको? नहीं, वो जो डिज्नी का वो जो लोगो था, मिक्की माउस का, यस मिक्की माउस का कॉपीराइट कितने साल तक चला? एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, पता होना चाहिए आपको। वो बेचारे कह रहे हैं कि कॉपीराइट के प्रावधान को इंक्रीज कर दिया है। जिसने मिक्की माउस का लोगो बनाया था, मतलब कॉपीराइट दिया था, उसके मरने के 7 साल हो गए हैं, तब तक ये चल रहा है। और वो कहते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को 70 साल कर दो इसको, पर ये मैक्सिमम 7 साल ही रहता है। और इन दी केस ऑफ फोटोग्राफ ये 25 साल रहता है, 25 साल। लेकिन इन दी केस ऑफ सिनेमैटोग्राफी वर्क ये 60 साल रहता है, जो म्यूजिक हो गया, कुछ लेवल्स हो गए। ऐसी आप एक बुक देखी होगी गीतांजलि, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी रन होती है, उसकी रॉयल्टी पे पहले सरकार ने 50 साल का इंडिया है, उसकी वजह से इसको 60 साल तक किया गया ताकि उस यूनिवर्सिटी को रॉयल्टी आती है। बस ये इसका जो बेनिफिट है आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी ले सकती है। अब उनके गाने बजते हैं तो उसकी रॉयल्टी किसको जा सकती है? उनकी नेक्स्ट जनरेशन को जाती है कि आप यहाँ से पैसा लें। इन द केस ऑफ बुक्स आल्सो, किताबों में भी वो शक्ति है कि आप अपनी रॉयल्टी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। फिफ्थ वन इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली क्या होता है? ये टीचर्स के लिए तो नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स के लिए होता है, जो किसी जगह की पॉपुलर चीज है, लाइक मैन्युफैक्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स, लाइक बासमती राइस और फुलकारी एंड दार्जिलिंग टी, कोटा स्टोन, बीकानेरी भुजिया, दिस आर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हरियाणा का कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है? क्या हरियाणा के पास कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है इस तरीके का? बासमती राइस इज अंडर डिस्प्यूट राइट नाउ, अब इस पे चल रहा है विवाद, वाद विवाद चल रहे हैं उसमें, क्योंकि उसके वाद विवाद में हरियाणा भी इंक्लूड है, पंजाब भी इंक्लूड है और पाकिस्तान भी इंक्लूड है। लेकिन इसके अलावा कौन सा है? मैं आपके हिंट के लिए बताता हूँ, हरियाणा में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, वो है अंबाला। तो आपको पता होना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजाब का है, लेकिन जब पंजाब पहले हरियाणा में तो पंजाब का पार्ट था, तो हरियाणा का अंबाला डिस्ट्रिक्ट उसका ऑथराइज्ड यूजर है कि जो यहाँ लोग बनाते हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। फुलकारी के ऊपर पटियाला का भी राइट्स है और अंबाला का भी राइट्स है, और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां का भी। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा राइट्स है। बेसिकली क्या होता है कि वो किस डिजाइन से बनाते हैं। अभी मैं कुल्लू शोल के लिए लेक्चर देने गया था कुल्लू में, मैंने देखा कि वहाँ बड़े अच्छे वर्कर थे जो खड्डी कहते हैं, खड्डी में जहाँ उसको बनाते हैं। तो मैं उनसे मिला कि मैंने कहा अब मुझे कैसे पता लगा? उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया शोल के साथ। मैंने कहा ये असली कुल्लू शाल है? कहते नहीं असली कुल्लू शाल। तो मैंने कहा एक लेमन कैसे पहचानेगा कुल्लू शोल है? क्योंकि जब यहाँ से इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं तो रास्ते में इतने सारे कुल्लू शोल लिखे होते हैं, तो एक आम नागरिक कैसे पहचानेगा? उन्होंने कहा कि हमने एक जीआई टैग ले रखा है, वो जीआई टैग जिसके पास लगा हुआ वही कुल्लू शोल।
जीआई टैग इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। गवर्नमेंट इसके लिए ऊपर बहुत जोर लगा रही है। पीछे बजट में भी कहा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना जीआई होना चाहिए। यूपी के अंदर बहुत सारे ग्रांट हुए, लेकिन हरियाणा में इस तरीके की चीजें बहुत कम है। मैंने अम्बाला के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए कोशिश की थी, लेकिन हमें पूरा एविडेंस नहीं मिलने की वजह से हम उसके एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाए थे। जैसे कई पॉपुलर नेचुरल फूड्स हो गए, मैंगो वगैरह होते हैं वहाँ के, वहाँ पर यूपी में या आसाम में वहाँ के फेमस होते हैं। दार्जिलिंग टी है। अगर आप गोवा में जाएंगे तो एक बेसिकली एक शॉप बनी हुई है एयरपोर्ट पे, जहां पर सिर्फ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट ही मिलते हैं। उसकी क्वालिटी ऑथेंटिकेट है, जितने टाइम से बनाते हैं उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं हो सकती। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। लास्ट वन इज द ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का हमारी कंट्री में ऐसा अभी तक कोई लॉ नहीं है, लेकिन हम इसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। अब ट्रेड सीक्रेट कौन कराते हैं? वैसे तो मेरा ये मानना है कि हमारा देश ट्रेड सीक्रेट पे ही चला है। ट्रेड सीक्रेट क्या है कि यहाँ लोग पेटेंट कराने में कम बिलीव करते हैं, अपने तक बात ज्यादा रखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक ही एम्प्लॉय होता है जिसको पता होता है जो एमएसएमई होती है वो कैसे बनाती है। जिस चीज का पेटेंट नहीं हो सकता लोग उसको ट्रेड सीक्रेट के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, या लोग सोचते हैं कि ये हमारी इन्वेंशन 20 साल से ज्यादा चलेगी। कोका कोला बनाने का फार्मूला आज तक पेटेंट नहीं हुआ, वो ट्रेड सीक्रेट है। आपको पता है कोका कोला कितने साल पुरानी कंपनी है? एनीवन? मतलब इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेड सीक्रेट कि 138 साल हो गए उसको, 140 साल हो गए, उस कंपनी का फार्मूला नहीं लीक हो सका। अब कई लोगों ने क्लेम किया पीछे कि हमने सेम टेस्ट डेवलप कर लिया, पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर किसी ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम फार्मूला डेवलप कर लिया तो आप उसको रोक नहीं सकते। अंडरस्टैंड? तो अगर पेटेंट करता है तो उसको सारी चीजें बतानी पड़ती, इसलिए उसने ट्रेड सीक्रेट। केएफसी को बनाने का बर्गर का मेथड इज आल्सो ट्रेड सीक्रेट। उसमें क्या मॉलिक्यूल डालते हैं, कोडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली डालते हैं कितने एमएल डाला। कंपनी के कुछ लोगों को ही पता होता है क्या चीज होती है। कोका कोला पता है आपको 2 कंपनियों में बनती है, 50% उसका मिक्सर अलग बनता है, 50% अलग बनता है। आपस में नहीं पता होता कि वो कंपनी के कौन कौन एम्प्लॉय हैं, कैसे बना रहे हैं। किसी भी एक कंपनी के एम्प्लॉय को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब पीछे 1990 में मैंने पढ़ा था कि भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि कोका कोला में आप लोग क्या मिला रहे हो ये आपको हमें बताना पड़ेगा, इसको आप बनाते कैसे ये आपको हमें बताना पड़ेगा। तो कई साल इंडिया में कोका कोला बैन रही क्योंकि उन्होंने अपना फार्मूला डिस्क्लोज नहीं बिकॉज़ ऑफ दिस। वो सिर्फ कंपोजिशन लिखते हैं कि ये चीजें, लेकिन उसको प्रॉपर एग्जैक्ट टेस्ट कैसे आता है वो कभी किसी को नहीं। यू गॉट माय पॉइंट कि पेटेंट भी कितना इंपॉर्टेंट है और ट्रेड सीक्रेट भी कितना इंपॉर्टेंट है। लोगों ने दोनों तरीके से अपनी चीजें बता दी और लोग कहते हैं कि कॉपीराइट से बेनिफिट होता है इंडिया में, ज्यादा नहीं, टेक्नोलॉजी से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसी कई मेडिसिन होती हैं, जैसे ही एक मेडिसिन थी कैंसर की। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आई विल टेक 5 मिनट्स मोर। पेशेंट इज मोर इंपॉर्टेंट कि पेटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट? पेटेंट वर्सेस पेशेंट, ये भी एक बहुत डिबेट चलती है, पेटेंट वर्सेस पेशेंट। मान लीजिए एक बंदे ने दवाई बनाई बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके, कई साल लगा के कंपनी ने बनाई, ठीक है जी, कई पैसा लगाया। जब 500 मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की जाती है तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है, वो बन गया, उसने उसको पेटेंट करा दिया और उसने उसकी कोस्ट रख दी 2,25,000 रुपए पर मंथ। तो आपके हिसाब से ये ठीक है कि गलत? यस, reachability to the people is less. Not many people can afford it. नॉट अफोर्ड इट। तो फिर क्या उस आदमी को रिसर्च नहीं करनी चाहिए? Research करनी चाहिए, but I think he should do some industry linkage or something else so that the cost could आप ये come देखो down. 500 में से उसका एक मॉलिक्यूल जाके बना। ऐसी ही एक ड्रग थी सोरिफिनेम टोजिलेट, एंटी कैंसर। अगर जो यहाँ पर कहते हैं कि हम रिसर्च पेपर रिव्यू में आपको कई कंटेंट बताने जा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं और वो छपेगा अच्छे पेपर में। आपने एक मेडिसिन है एंटी कैंसर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते। मैं जब ये स्ट्राइक्स होती है ना, इसके ऊपर भी स्ट्राइक होनी चाहिए हमारी कंट्री में। सोरिफिनेम टोजिलेट, इसकी कॉस्ट थी 1,20,000 रुपए पर मंथ, जिसकी मेडिसिन की नाम अवेलेबिलिटी होने वजह से हमारी कंट्री में काफी लोगों की डेथ हो जाती है। नेटको, बेयर और सिप्ला, 3 कंपनी इसमें पार्टीज थी। नेटको के पास राइट्स थे, बेयर और सिप्ला ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये मेडिसिन ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश किया कि पता लगाओ कहां कहां मर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई एमसीडी का डाटा लिया, लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इस मेडिसिन का जेनेरिक वर्जन सिप्ला और बेयर लॉन्च करेगी। 8,800 रुपए में वो मार्केट में लॉन्च हुआ, 1 महीने की टैबलेट, और 600 से लोगों को फ्री बांटे गए जो लोगों के पास बीपीएल कार्ड थे, जो मतलब रेंज से नीचे थे।
प्रदेश के, और हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही लाइसेंस है जो इस तरीके का अभी तक एप्लीकेबल है, उसका पेटेंट 144 कंट्रीज में वैलिड है। यू जस्ट इमेजिन उसने कितना पैसा कमाया। सिर्फ इंडिया में ही वो मेडिसिन है। इवन कि लोग बिजनेस करते हैं इस तरीके का, यहाँ से 8,000 रुपए की ले लेंगे, 10 बोतलें लेके अदर कंट्रीज में जाके एयरपोर्ट पे पड़ा के वापस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आल्सो कि 80,000 का सामान ले लिया और वहां जाकर 12,80,000 रुपए बेच दिए। बट इसीलिए आप कभी आपने सोचा कि एयरपोर्ट पे मेडिसिन क्यों पूछते हैं आपसे? दिस इज द मेजर रीजन, क्योंकि हर एक कंट्री में हर एक मेडिसिन का अलग प्राइस है। लोग पूछते हैं मेडिसिन का क्या मतलब है पूछने के लिए, मेडिसिन का है, लेकिन वो दिस इज द रीजन कि आप कोई ऐसी मेडिसिन को लेके जा रहे हैं जो वहां के वायलेशन करे और आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। हमारी कंट्री तो चलो मिडिल कंट्री है, स्विट्जरलैंड जो एक वेस्ट एस्टैब्लिश कंट्री, वहां पर 8 कंपल्सरी लाइसेंस है। तो ये होना चाहिए कि हमारी कंट्री में भी ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से तो इंडिया में और भी कंपल्सरी लाइसेंस इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लोगों ने अप्लाई किया लेकिन वो डेफर हो जाते हैं। जैसे इंडिया ने कोविड के टाइम में कोशिश किया था कि किसी भी कोविड, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या किसी कोविड वैक्सीन के ऊपर पेटेंट है, यस और नो? क्या किसी कोविड वैक्सीन पर पेटेंट हुआ कि नहीं? गवर्नमेंट इंडिया में सबसे पहले कंट्री थी और एक और कंट्री थी जिसने सबमिशन दिया कि किसी भी कोविड वैक्सीन के ऊपर कोविड टाइम पेटेंट राइट्स नहीं होने चाहिए। पहले तो यूएसए ने फेवर किया, लेकिन जब फार्मा लॉबी पीछे पड़ गई तो वो बैक पे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ट्रिक अपनाई, उन्होंने मॉलिक्यूल्स पकड़ लिए, जिनके मॉलिक्यूल से उसको पेटेंट कर लिया, ताकि मॉलिक्यूल पेटेंट होंगे तो फॉर्मुलेशन अपने आप पेटेंट हो जाएगा। सो पेटेंट वर्सेस पेटेंट इज आल्सो ए वेरी बिग डिबेट नाउअडेज। अगर रिसर्च नहीं करेगा, इसीलिए कई कंट्रीज इंडिया को एंटी आईपी कंट्री भी कहते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम एक पेटेंट जरूर फाइल करें, उसका बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूँ। मात्र 8100 रुपए पे करने से आपको ये पता लगेगा कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं। गवर्नमेंट विभाग का एक आदमी आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि आपकी रिसर्च यहाँ पर स्टैंड करती है, मतलब आपको रिपोर्ट देगा कि आपका इन्वेंशन पेटेंट क्यों नहीं हो सकता। क्या पता उसके बाद हो भी जाए, ऐसा नहीं कि ना हो भी जाए तो बेहतर होता है। अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास मौका है कि आप अपनी रिसर्च को उससे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट तो दे दिया ना उसने कि जहां तक काम हो चुका है, उससे आगे आप उसको अपने पीएचडी में पीडीएफ में आगे कर सकते हैं। उसके अलावा चलो आपने वो भी नहीं करना, वो आपको इतना कंटेंट दे देगा, आप अपना रिव्यू आर्टिकल छाप सकते हो उस कंटेंट के बेसिस कि इस पे अब तक इतनी रिसर्च हो सकती है। मेरा ये मानना है, मैं तो बिलीव करता हूँ 4000 पे देके कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट, अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट करो कि गवर्नमेंट आपको पूरा बिजनेस देती है और मोस्टली पेटेंट ग्रांट हो जाता है अगर आपकी एक्चुअल में आपने उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की हुई है। और आपको एक अलग प्राउड फील होगा, जैसे वाहन उड़ रहा है, जैसे बैठे बैठे युद्ध देख रहे हो, तो आप कहोगे कि मैंने ही हूँ जिसने ये बनाया, पूरे वर्ल्ड में मेरे पास ये राइट्स हैं। और लोगों को बाहर जाने का बहुत शौक है, तो वहां पर भी पेटेंट के नंबर गिने जाते हैं। मेरे से एक टीचर्स ने पेटेंट फाइल कराया कनाडा में जाने के लिए, इंडिया में 4 कर दो 4 कनाडा में कर दो, कि हमारे पॉइंट्स गिने जाएंगे, क्योंकि अदर कंट्रीज में इसको वेटेज दी जाती है। यहाँ पर तो रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे ग्रांट रहता है, वहां पर तब तक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं ग्रांट होता जब तक आपका पेटेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं है और ग्रांट की स्थिति में नहीं है। थैंक यू एक जगह का नाम पेटेंट है। हाँ, किसके नाम पे? बीकानेर वाला। जैसे अभी हमने कहा बीकानेर, किसी भी जगह के नाम पे, किसी भी लोकेशन के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी गुरु के नाम पे कोई भी ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के नाम से नहीं हो सकता, जवाहरलाल नेहरू के नाम से नहीं हो सकता, सचिन तेंदुलकर के नाम से नहीं हो सकता, राहुल तनेजा के नाम से नहीं हो सकता। मैंने भी ट्रेडमार्क आ गया अपना नाम ब्रांडिंग करा लिया मैंने कि आप अपनी ब्रांडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तभी आपने सोचा कि आपने अभी कपिल शर्मा शो देखा लास्ट अमीर खान वाला, किसने देखा था? उसमें एक बात कही गई थी, देखी थी आपने? उसमें बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 4 लेक्चर में अपनी क्लिप में डालूंगा बात। उसमें कहा गया था कि अनिल कपूर ने अपना वर्ड झक्कास जो है वो पेटेंट करा लिया। क्या झक्कास को पेटेंट करा सकते हैं? नो, दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट, और वो एक परफॉर्मिंग एक्ट है। और उसने कहा कि मेरे पैसे कट रहे हैं, मतलब उन्होंने कॉमेडी के लिए लिखा है, लेकिन स्टिल दिस इज द बेटर वे टू अंडरस्टैंड द पीपल कि आप किसी की कोई भी लाइन अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस है, दैट इज आल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड और ट्रेडमार्क आल्सो। ये ब्रांड नेम्स, अपनी फोटोग्राफ्स, अपने नेमल लेख, ये बाबा रामदेव जी के जो शिष्य क्या नाम उनका, बालकृष्ण जी, उन्होंने अपनी फोटोग्राफ कॉपीराइट करवाई थी। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी अपनी फोटोग्राफ ट्रेडमार्क करा ली कि भी चलो इन्होंने करा के तो हम भी करा सकते हैं, कल को हमारा भी नाम हो सकता है। तो उन्होंने क्यों करवाई मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि बालकृष्ण की फोटो लगा देते हैं अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे,
कि ये भी उनसे संबंधित है। बाबा रामदेव जी तो लगाते नहीं थे, लेकिन उनके लगा देते थे, तो लोग उनकी फोटो देखकर अब ये जैसे मैंने बताया पेटेंट के केस में तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ट्रेडमार्क के केस में आपको जेल जानी पड़ सकती है। इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। इसलिए किसी का ब्रांड नेम यूज करना चाहिए, किसी का कॉपीराइट। मैंने देखा कॉपीराइट लोग कैसे यूज करते हैं। एक मेरी टीचर से बात चल रही थी, जैसे ट्रेन में लिखा होता है ना ये सरकारी संपत्ति है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग वैसे सोचते हैं गूगल पे जो चीज पड़ी है वो सरकारी संपत्ति है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बंदे ने तो कहा कॉपीराइट लिखा है, इसलिए होता है इसको कॉपी कर लो, राइट टू कॉपी है ये। उसने तो पीछे लगा शुरू कर दिया, कहता है सब बताइए राइट टू कॉपी आप क्या बात कर रहे हो। कहता है इसके ऊपर नहीं लिखा तो आप कॉपी नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब कॉपी कर सकते हैं। So apart from the job, copyright is a very serious offense और कोई भी रिसर्चर उसको सीरियसली लेता है। अगर आप किसी का कंटेंट उठा के आप कहते हो कि मैंने उसका रेफरेंस डाल दिया, मैंने उस पर एहसान कर दिया, दैट इज आल्सो ए वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है, किसी का रेफरेंस डालने से आप उसकी फोटोग्राफ या उसने इमेजेस जितनी मेहनत से बनाई डाल दिया अपने रिव्यू आर्टिकल के अंदर, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। Sir, faculty members and the students are I think all are faculty members. Yes. Intellectual property plays a very important role nowadays. अब इसका बदलाव कैसे हुआ मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। 2022 और 23 में जब पेटेंट फाइल होते थे तो हमारी कंट्री में सिर्फ 60,000 पेटेंट फाइल होते थे, जिसमें से सिर्फ 15% लोग ही हमारी कंट्री के पेटेंट फाइल करते थे। मींस 130 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 15 से 20,000 लोग ही पेटेंट फाइल करते थे, जिसमें इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड है, इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। बट बाय द एफर्ट्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पेटेंट के ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने गवर्नमेंट फीस जो पहले 8,000 आपको पे करनी पड़ती थी, अब सिर्फ आपको 1,600 रुपए पे करनी है, चाहे आप इंस्टीट्यूशन के नाम पे पेटेंट फाइल करें चाहे आपके नाम से। उससे भी काफी बदलाव आया। उसके बाद अगर आप अर्ली पब्लिकेशन करते थे जिसके लिए आपको पहले 4,000 देने पड़ते थे, अब सिर्फ आपको मात्र 2,500 रुपए देने पड़ते हैं, जिससे आपका पेटेंट विद इन 1 मंथ जिस दिन आप फाइल करते हैं अपनी रिक्वेस्ट, वो पेटेंट ऑफिस के जरिए पब्लिश हो जाता है और 4,000 देके आप अपना रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सबमिट कर सकते हैं। अब 23-24 में क्या हुआ कि हमारी कंट्री में मोर देन 1 लाख पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए और जो पहले 15% थे भारतीय, अब मोर देन 50% जो है वो इंडियन एप्लीकेंट है। और जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने काफी लीड लिया पेटेंट फाइलिंग में, उन्होंने फाइल किया एप्लीकेशन। और आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार ऐसा हुआ है कि 2023-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट की। पहले क्या होता था कि जो पेटेंट में लेक्चर देने वाला था 8 नवंबर पहले, तो मेरे से टीचर पूछते थे यूनिवर्सिटीज के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो फाइल करते थे कि सर पेटेंट ग्रांट तो होता ही है 7-8 साल, हम करें क्या, हमारा तो मोटिवेट होता है, इससे अच्छा हम पेपर पब्लिश कर देते हैं। लेकिन आज अगर आप 24 की बात करें तो कभी भी पेटेंट डिपार्टमेंट की वजह से नहीं रुकेगा, एप्लीकेंट की वजह से रुकेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट इतना प्रोएक्टिव हो चुका है, उन्होंने इतने लोग भर्ती कर दिए हैं पेटेंट ट्रेडमार्क में। आप अपनी एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन दो, आपकी इमीडिएटली वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देते हैं। कहाँ जनरेट करते हैं? अब मैक्सिमम विद इन 1 ईयर, 1 साल मैक्सिमम है जो आप पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जैसे भी सर से डिस्कशन हो रहा था कि इसमें 2 चीजें होती है पेटेंट एप्लीकेशन में, एक इन्वेंटर होता है और एक एप्लीकेंट होता है। एप्लीकेंट में मोस्टली मैंने देखा है कि आप अपना नाम डालते हैं और साथ में आप अपनी एफिलिएशन डाल देते हैं कि हम इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं या यहाँ पर वर्किंग है। लेकिन जब तक आप अपना कॉलेज का नाम एज एन एप्लीकेंट नहीं डालेंगे तो वो रैंकिंग में कंसीडर नहीं होगा। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एप्लीकेशन और पेटेंट एप्लीकेशन। मैंने देखा डिजाइन एप्लीकेशन भी हमारे यहाँ पर काफी फाइल होती है। मुझे डाउट है कि एनआरएफ डिजाइन एप्लीकेशन को कंसीडर करता है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड पेटेंट एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट करता है, क्योंकि डिजाइन होता है रजिस्टर्ड और पेटेंट होता है ग्रांट। रजिस्टर्ड होने में और ग्रांट होने में बहुत फर्क होता है। फिर पीछे अभी आपने देखा होगा साल पहले कुछ ऑस्ट्रेलियन पेटेंट चले थे और यूके यूएसए वाले भी चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पेटेंट टोटली फर्जी वाला था, टोटली बोगस थे, क्योंकि कई लोगों ने देखा, मैंने फेसबुक पे कई लोग लेते हैं हमें ऑस्ट्रेलियन पेटेंट ग्रांट हो गया। अगर आप उसका सर्टिफिकेट ध्यान से पढ़ेंगे उस पर लिखा होता है कि दिस इज नॉट एग्जामिन्ड बाय एनीवन, दैट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनोवेशन, जिसे वो पेटेंट समझ लेते थे, लेकिन वो पेटेंट नहीं था। जब तक किसी चीज को कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं करेगा तो उसको आप ग्रांट कैसे कर सकते हैं? तो उसको आप ग्रांट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं भी चला तो उसको आप ग्रांट कैसे कर सकते हैं?
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एज एन रिसर्चर्स को पता होनी चाहिए, एज ए टीचर को पता होनी चाहिए कि हम अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को कैसे फाइल करते हैं। इंटेलेक्चुअल होता है मींस क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड प्रॉपर्टी, जो आपकी अपनी है, राइट्स जो उसके ऊपर अधिकार दिए जाते हैं। टू टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी आपके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, मकान है, आपके पास स्पेसिफिक राइट्स है, आप अपनी मर्जी से उसे बेच भी सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं, यू कैन डिस्ट्रॉय दैट। सिमिलरली वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स, हमारी सोच एंड हमारी क्रिएटिविटी, वो कुछ भी हो सकती है, सम साइंटिस्ट, पेंटर, म्यूजिशियन, टेक्नोक्रेट्स। अब मैं एमबीओ में था 26 तारीख को, तो मुझे म्यूजिक की फैकल्टी मिली, यदि तनेजा जी अच्छा मैं चलती हूँ, आईपीआर में हमारा क्या काम है, मुझे कॉमर्स के विद्यार्थी की हमारा क्या काम है। मैंने कहा जिसका आपका काम है, तो साइंस वालों का भी काम नहीं है, क्योंकि आईपीआर ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तब भी आईपीआर आएगा, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी आप आईपीआर आएगा, अगर आप अपनी कोई शॉप खोल रहे हैं तब भी आईपीआर आएगा। मतलब आपकी आईपीआर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउअडेज। अभी मैं देख रहा था सर के रूम में बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स पड़ी थी जो स्टूडेंट्स ने बनाई थी। मान लीजिए वो सेम पेंटिंग जो जिस बच्चे ने बनाई, उसने उसको कॉपीराइट तो वैसे सेल्फ क्रेडिट होता है, लेकिन अगर वो सरकार की मदद लेके उसके ऊपर एक प्रमाणित दे दे कि ये मैंने ही बनाई है, तो उसके बाद अगर उसको कोई कॉपी करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को कॉपी करना इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो सरकार ने ये सब चीजें बनाई हुई है। सेकंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए। आपके हिसाब से हमारे देश में लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि एक गाने बजाने के, मतलब म्यूजिक देख के, फिल्म देख के? थिएटर में लोग इतनी महंगी महंगी टिकट लेते हैं, तो लोग किससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, म्यूजिक से कि टेक्नोलॉजी से? टेक्नोलॉजी की सर जो आप आईफोन यूज करते हैं, आप महंगी मेडिसिन खरीदते हैं, उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कि जो एक मूवी रिलीज होती है एक महीने के अंदर 1100 करोड़ रुपए कमा लेती है, 200 करोड़ कमा लेती है। फिर नेटफ्लिक्स वाले इतने महंगे में उसके राइट्स खरीदते हैं। यस, मैं एडम लेमन जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है इस बारे में कि लोग टेक्नोलॉजी से पैसा कमा रहे हैं कि म्यूजिक से? यस, म्यूजिक से कि टेक्नोलॉजी से? यस मैम, किससे? टेक्नोलॉजी से। म्यूजिक से, टेक्नोलॉजी से? टेक्नोलॉजी से कमा। और जब हम म्यूजिक के पैसे देते हैं तो हमें पता होता है कि हमने 500 टिकट ली, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के पैसे देते हैं तो हमें पता लगता है कि हम ये पैसे आईपीआर कैसे दे रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी दिवाली दशहरा आता है तो वहाँ फ्लिपकार्ट और अमेज़न वाले आईफोन की नए वर्जन लेके आ जाता है, मतलब नया मॉडल लेके आता है, जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे शुरू करते हैं। और जो आपने पिछले साल दिवाली में जो फोन लिया था उसकी सेल उससे ज्यादा होती है जो नया फोन आप लेते हैं, और उसकी फोन की कीमत 50 से 60 हजार रुपए कम हो जाती है अगर आपने नया वर्जन लिया। तो वो कॉस्ट क्यों रिड्यूस हो गई? क्या उसकी क्वालिटी खत्म हो गई? Intellectual property rights. May I request Dr. S.S. Nair to present both of things. Hello colleagues, I extend heartiest thanks to brilliant scientists for very important talk on patent and different dimensions of the patent. It is very much important for today's economic growth that patent and how to use the patent and how to reach to this point. So I really thank you, sir. Thank you very much. इसका नंबर शेयर कर देंगे आपसे, तो कोई भी पेटेंट की इंफॉर्मेशन है तो Principal and Madam Sima Kansal to present a token of love to Dr. Rahul Tandon.